Hello class 8 students and welcoming you all back to your chapter. ये हमारा लास्ट एपिसोड रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड. दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 15. दिस विल बी द सीरियसली दिस विल बी द लास्ट एपिसोड. बहुत ही लंबा खिंच चुका है ये चैप्टर, आई नो दैट. एंड इतना नीडेड भी था बिकॉज इट इज़ अ लेंथी चैप्टर इटसेल्फ. और आज हम इसमें समरी देखेंगे इसकी एंड हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. So let's get started into it. Let's get started now. Okay. So before we move on, this period witnessed many foreign invasion led by Turkic, Afghan, and Mughal forces, which caused widespread destruction, the fall of old dynasties, and the rise and fall of kingdom and empires. Continuous warfare, alliances, and conquest reshape India's political boundaries. तो हमने यहाँ पे टर्किक से जो यानी कि जो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान से अफगान एंड मुगल फोर्सेस हमने बहुत देखी इंडिया में आई. बहुत शेपिंग हुई इन सारी चीज़ों की. इसकी वजह से कुछ कुछ जो थे अपने उसके अपने जो उनका लैंड था अपने लैंड डिस्प्यूट के करके और जगह के करके अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए एक्सपांड करने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई. डिस्ट्रक्शंस भी हुआ है ना. धर्म के उसमें भी बहुत डिस्ट्रक्शंस किया गया था. प्लस इतनी लड़ाइयाँ हुई उसके लिए भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी डेथ होती हैं लोगों की. दैट ऑल्सो इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज डिस्ट्रक्शन. तो डिस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ पीपल्स लाइफ, डिस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ all these things resulted in all these kind of stuff. Alright. एंड जो ये कंटिन्यूस जो चीज़ें थी इसमें जो पुरानी पुरानी डायनेस्टी जो पुरानी पुरानी राज कर रहे थे, दे all like were off, like उनको गिर गई उनकी सरकार एंड दे हैड फॉल. एंड हमने बहुत नए नए किंगडम्स को उभरते हुए देखा, लाइक राइज करते हुए देखा. एंड देन दे वर आल्सो वो ग्रेट फॉल. एंड यही जो कंटिन्यूअस वॉरफेयर था ये चलता रहा, अलायंसेस चलते रहे और कॉन्क्वेस्ट की भैया हमें ये भी कॉन्क्वर करना है, ये भी कॉन्क्वर करना है. उसकी वजह से जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो हर टाइम बदलती रहती. दिस पीरियड हैड मेनी इंस्टेंसेस ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस. मतलब इस पीरियड में बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेट कर रहे हैं, इंटॉलरेंस मतलब कि नहीं टॉलरेट कर रहे. तो रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि रिलीजियसली उसको कोई भी इंटॉलरेट यानी कि दे वर नॉट टॉलरेटिंग देम इन रिलीजियस वाइज. ठीक है. सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट देम लाइक व्हाट ऑल वी हैव रेड, so there are Buddhists, Jains, Hindus, Sikhs, Zoroastrians, and tribals suffered severe persecution at times, though some rulers were more broad-minded than others. तो हमने यहाँ पे इन लोगों से जो एज एन मुगल या फिर अगर आप कहेंगे कि जो मुगल जो लोग थे या फिर जो एज एन मुस्लिम लोग कह सकते हैं, वो लोग ज़्यादा टाइम उसमें इन्होंने इस पीरियड में राज किया था. तो जितने भी अदर रिलीजन्स थे जैसे मैंने भी नाम लिए वो उनको टारगेट बनाया गया है. उनसे दे वर नॉट टॉलरेटेड. ठीक है. इनको परसिक्यूशन या इनको एकदम सफर किया गया, इनसे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन करी गई है ना. बल्कि सब कुछ कुछ रूलर्स जो थे देयर आर एक्सेप्शंस. कुछ कुछ रूलर ब्रॉड माइंडेड भी थे, दे वरंट लाइक दिस इनटॉलरेंट, दे वर हैविंग सम टॉलरेंस. कुछ कुछ ने जो ऐसे टैक्सेस था जैसे नॉन मुस्लिम चीज़ों में लग रहा था वो हटा भी दिया था, राइट. Agriculture and trade expanded, enhancing India's wealth and connectivity with wider world. Yet the economic condition of common subject generally remained harsh. तो जो इंडिया की जो पूरी सी चीज़ें थी हमने पढ़ रखा था लास्ट के उसमें लेसन्स में, लास्ट के एपिसोड्स में, कि इट वाज प्योरली ऑन एग्रीकल्चर, राइट. तो एग्रीकल्चर पे पूरी की पूरी ये बेस्ड थी. अब उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के अलावा पूरी की पूरी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है सारी चल रही थी. तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था उससे भी आपकी जो कनेक्टिविटी थी इंडिया की वो बढ़ रही थी. इंडिया की भी जो दौलत वगैरह थी वो भी बढ़ रही थी. प्लस जो लेकिन जो इकोनॉमी थी ऑफ डे टू डे थिंग्स एंड एवरी कॉमन थिंग वो उतनी ही थी. लाइक इट वाज नॉट चेंजिंग अ बिट. लाइक ज़्यादा राइज भी नहीं हो रही थी, ज़्यादा फॉल भी नहीं हो रही थी. इट वाज अप टू अ मार्क की हार्श आई विल से. जो इंडियन सोसाइटीज थी दे शोड अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग टाउन्स, cities, temples, and other aspects of economy as well, है ना.
मतलब कि इंडिया सोसाइटी ने बहुत सारा चेंज दिखाया और ऐसी रेजिलियंस की ऐसी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने रीबिल्ड फिर से बनाए हैं टाउन सिटी शहर वगैरह फिर से बनाए, कुछ टेम्पल्स, कुछ ऐसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स फिर से उन्होंने बनाए। ठीक है। एट द सेम टाइम इट फाउंड वे टू प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशंस, blend indigenous and foreign elements to create new cultural expression। मतलब कि उन्होंने सेम टाइम पे जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे उनको ब्लेंड किया एंड प्लस ही साथ साथ जो इंडिजिनियस वेज एंड फॉरेन एलिमेंट्स थे उनके साथ बना के एक कल्चरल एक्सप्रेशन बनाया। Many forms of art and culture, including architecture, music and painting flourish। तो बहुत ज़्यादा जो फॉर्म्स थे आर्ट्स के और कल्चर को शोकेस करने के वो इस टाइम पे बहुत फ्लरिश हुए, जैसे मैंने आपको बता रखा था आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, म्यूजिक बहुत अच्छा था, प्लस पेंटिंग वगैरह जो थी यहाँ पे मिनिएचर मिनिएचर पेंटिंग ये सारी ज़्यादातर चली थी उस टाइम पे एंड दे फ्लरिश्ड। राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के। So let's get into it. So yes, students. So here are question and answers. So comparing the political strategies of Delhi Sultanate and Mughals, what similarities and difference existed between them? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल की हमने थोड़ी सिमिलैरिटीज क्या उनमें कॉमन था क्या उनमें डिफरेंस थे वो दिखाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल both aimed to expand their territory and establish strong central government. Both maintained powerful armies, collected revenue through taxation, appointed officials to administer their empire. They also used military campaigns to conquer new territories and suppress rebellion. So दिल्ली सल्तनत और मुगल में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जैसे कि दोनों का एम जो था कि अपनी जो टेरिटरी अपना जो राज था उसे बढ़ाने का, लाइक टू एक्सपैंड देम, और एक अच्छी सेंट्रलाइज एक तरह से पूरी सरकार सेंट्रलाइज सरकार चले। ठीक है। और बहुत ही पावरफुल पावरफुल मिलिट्री एंड आर्मीज उन्होंने बनाई मेंटेन करी, प्लस और उन्होंने जितना भी रेवेन्यू पैसा सा था वो टैक्सेशन वगैरह से उन्होंने लिया एंड उन्होंने अपने अपने इसमें पॉइंट करे हैं ऑफिशियल्स which helps to administer their empires. Plus they also did very military campaigns, army campaigns to do what, to conquer new territories and also to suppress rebellions, जो भी rebel करते थे उनको हटाना। However, there were notable differences between them. The ruler of Delhi Sultanate relied mainly on military strength and strict administration to maintain control. The Mughal, particularly Akbar, combined military power, diplomacy, and cooperation. Akbar formed alliances with the Rajput rulers, appointed people from different communities to important positions, and followed a policy of religious tolerance. These strategies helped the Mughal gain wider support and create a more stable empire. तो थोड़ा जो डिफरेंस तो ऑब्वियसली था ही, जो रूलर्स है दिल्ली सल्तनत के मेरे बच्चे, वो मिलिट्री पावर आर्मी पावर जो थे कि उनके बलबूते पे देवर वेरी मच विलिंग टू टेक द होल रीजन और किंगडम बढ़ाने में उसमें वो ज़्यादा वो करते थे मानते थे। That is why they were more into that. But if we see the other side, that is the Mughals, particularly अगर मैं बात करूँ तो अकबर, अकबर जो था वो मिलिट्री पावर जो था वो मिलिट्री पावर के साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल उसकी जो चीज़ें थी डिप्लोमेसी थी कॉपरेशन वो आपस में भी बना के रखता था। ही वॉज वन ऑफ द रूलर जो कि रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी लाया था, उसने टैक्स भी हटाया था, मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग मच इफेक्ट विद अदर रिलीजन्स, उनको उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं था। प्लस ही ऑल्सो मेड सम अलायंसेस विद राजपूत रूलर्स as well। ठीक है। we have read Akbar, we have read about Akbar, you can go, there is a specialized one episode on Akbar, so it is great thing, you can read if you want to, like obviously you have to because it is in process, it is in line। तो बहुत ही ज़्यादा उसने राजपूत रूलर्स के साथ वो किया, मिलिट्री के साथ उसने अपनी पॉलिटिक्स में लाई, प्लस उसने रिलीजियस टॉलरेंस करी, प्लस बच्चे उसके साथ साथ उसने जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी ना, सिर्फ पोजीशन सारी की सारी उसमें यही नहीं कि जैसे ज़्यादातर लोग करते थे कि अपने फेथ जो उनका है उन्हीं वाले लोगों को दे रहे हैं, नहीं। He also gave that positions, important positions to different communities as well। उन्होंने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी वो जॉब दी, अपॉर्चुनिटी दी और वो काम करवाया दिया उनको। Alright, these strategies helped the Mughal gain wider support and create a more stable empire। तो इसी की वजह से जो मुगल्स थे उन्होंने एक
सपोर्ट सिस्टम लिया और एक मोर स्टेबल एम्पायर बनाया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाई डिड किंगडम लाइक विजयनगर एम्पायर एंड अहोम किंगडम मैनेज टू रेजिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर, व्हाट ज्योग्राफिकल मिलिट्री एंड सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड। जैसे विजयनगर एम्पायर अहोम किंगडम जो था, यही थे उसे ऐसे ऐसे राज्य क्यों थे जो रेजिस्ट कर पाए, जो रोक पाए कॉन्क्वर होने से अपने आप को फॉर सच लॉन्गर टाइम देन कंपेयर टू द अदर्स। और इनमें ऐसी क्या ज्योग्राफिकल मिलिट्री थी, इनका क्या सोशल फैक्टर था जो कि ऐसे इस फैक्टर को एज इन कॉम्प्लीमेंट करता है। Okay, so let's read it to it. So the Vijayanagar Empire and Ahom were able to resist for longer because of the combination of geographical, military and social factors. ठीक है, मतलब कि सारी चीजों की वजह से ही कुछ कुछ they were able to resist. Let's read all three: geographical, militarily and socially. So geographically, Vijayanagar was protected by rocky hills, rivers, and strong fortifications, while the Ahom kingdom benefited from the dense forests, hills, and rivers of Assam. These natural barriers made invasion difficult. तो जो विजयनगर एम्पायर था, इट वाज मोर अबाउट आफ्टर इन लाइक साउथ में था आपके दक्कन प्लाट्यूज के आसपास, अगर मैं बोलूँ तो उसके पास है, तो इसलिए रॉकी हिल्स थी, वहाँ पे रिवर्स थी, एंड प्लस जो फोर्ट्स थे उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन रखे हैं। ठीक है, प्लस जो अहोम किंगडम था, इट वाज मोर इन नॉर्थ ईस्टर्न साइड, वहाँ पे पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट से एज यहाँ पे लिखा ही है, और प्लस रिवर्स भी बहुत अच्छी हैं, तो इट एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर। तो इसीलिए जहाँ पे वहाँ पे कब्जा करना, इन्वेजन करना, इन्वेजन्स करना, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट। इफ आई टॉक अबाउट मिलिटरीली, so both kingdoms, like they had what is, both kingdoms maintained well-trained armies and developed effective defensive strategies. The Oghams were skilled in guerrilla warfare and used their knowledge of local terrain to their advantage. तो दोनों kingdoms जो थे ना, they maintained army, well-trained army, मतलब वो आर्मी अच्छी थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे अपने डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे अच्छे बना रखे थे, स्ट्रैटेजी ऐसी अच्छी बना रखी थी, so that they can put that into power, put that into plan in just a fraction of minutes as soon as they will be attacked. प्लस जो अहोम थे, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में अटैक करना, एज इन दूसरों पे एज इन पर्टिकुलर टाइम पर, जब वो थोड़े वल्नरेबल सिचुएशंस में हो या कुछ ऐसी टाइम पे हो ना, कि पीछे से वार करना, एंड दैट आल्सो लाइक इन द सेंस कि स्मॉल ग्रुप्स में एकदम किसी को पता ना चले, सरप्राइज करके एकदम, दैट उनका उन्होंने होम्स ने बहुत फ़ायदा उठाया गेरिल्ला वारफेयर का, क्योंकि उनको लोकल टेरेन यानी कि आसपास के कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे हवा है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा उनको रुकने का मिलेगा ना, कि वो इधर उधर भाग सकते हैं, वैसी उनकी जगहों का पता है, जिससे कि लाइक यू कैन कैच अ पर्सन, राइट। सोशली अगर मैं बात करूँ ना, तो बोथ किंगडम्स enjoyed the support of their people. Strong administration, economic prosperity, and efficient governance helped maintain unity and stability. These factors together enable them to withstand attacks with powerful enemies for many years. तो दोनों किंगडम के में सपोर्ट भी था पीपल का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, और इकोनॉमी भी प्रॉस्पर कर रही थी, और गवर्नेंस भी अच्छी थी, जिसने कि यूनिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी पूरी किंगडम में। और इसी फैक्टर्स की वजह से वो अटैक्स जो थे, इतने पावरफुल पावरफुल एनिमी से बचा पाए। Imagine you are a scholar in the court of Akbar or Krishna Dev Rai. Write a letter to a friend describing the politics, trade, culture, and society you are witnessing. So it is just this thing, like kind of innovative type of question. So you can't read it. So like I'll just read it because you will get it the idea. Okay, I won't explain. It is very much self-explanatory. Dear friend, I hope you're well. I am writing to you from the magnificent court of Emperor Akbar. Life here is truly fascinating. The empire is vast and well administered. Akbar consults wise ministers and encourages people of different religion and background to work together. Peace and order prevail in most part of the empire. Trade is flourishing. Merchants from distant land bring silk, spices, precious stones, horses, and other valuable goods. The markets are crowded and prosperous. Roads and trade routes are well maintained, making travel easier. And the cultural life of the court is remarkable. Alright. The scholars, poet, musician, and artists receive great encouragement. Magnificent buildings, monuments are being constructed, displaying excellent craftsmanship. Society is diverse, with people of different religion, languages, and traditions living together.
Festivals are celebrated with enthusiasm, creating an atmosphere of harmony and joy. I hope to meet you soon and share some more about this wonderful empire. Your friend, a scholar in Akbar Court. ठीक है, so उसने अकबर के बारे में like he person wrote letter from Akbar's court as a scholar from Akbar's court, right? आगे पढ़ते हैं. How come Akbar, a ruthless conqueror in his younger day, grew tolerant and benevolent after some years? What could have led to this such a change? मतलब कि जो यंग एज में इतना ऐसा था वो बाद में आके अपनी दूसरी एज में आके why it becomes so like दयालु and everything, वो टॉलरेंट कैसे हो गया कि वो टॉलरेट एवरी ईच एंड एवरीथिंग. तो जो अर्ली एज में था ना, अर्ली ईयर्स में अकबर जो था he focused more on military conquest to expand and secure his empire. However, as he matured, gained experience, he realized that lasting peace and stability could not be achieved through force alone. मतलब जो स्टार्ट में था अकबर ये सोचता था कि मिलिट्री से वो अपनी एक्सपैंड कर सकता है और अपना एम्पायर को रोक सकता है. बट जब वो मेच्योर हुआ, उसने थोड़ा एक्सपीरियंस पाया, देन ही थॉट अबाउट इट. एंड जब उसने सोचा कि भैया इतना करने के बाद ही कुडंट लास्ट पीस एंड वो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं ला पाएगा, बिकॉज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोर्स से दम के ही बलबूते में ही कैन नॉट विन द किंगडम, राइट? So that is why then he would what is his interaction with scholar, religious leaders, and people from different backgrounds broadened his understanding of society. He recognized the importance of cooperation and mutual respect. As a result, he adopted policies of religious tolerance, not intolerance, encouraged discussions among followers of different faiths, abolished discriminatory practices, and focused on the welfare of his subjects. These experiences transformed him into a wise and tolerant एंड बेनेवोलेंट रूलर. तो जो उसके इंट्रैक्शंस थे ना स्कॉलर्स के साथ, रिलीजियस लीडर्स के साथ, उसने उसको एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्ट दिया कि कैसी सोसाइटी है, उसको अंडरस्टैंडिंग दी. तो इसलिए वो कॉर्पोरेशन के एक साथ मिलकर काम करने में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने में दूसरे को, इट इज़ वेरी गुड. उसने उसकी इम्पोर्टेंस समझी. तो इसीलिए उसने क्या क्या ऐसी पॉलिसीज करी जैसे कि रिलीजियस टॉलरेंस का, और अलग अलग फेथ के लोगों को अपने साथ बुलाने का कि भैया हाँ आप लोग भी डिस्कशन करो, ताकि कोई भी पीछे ना रहे, राइट? और कितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि एक जजा टैक्स था, वो हटा दिया जो नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज या सब्जेक्ट्स पे लगता था, है ना. एंड फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो उसके सब्जेक्ट्स थे यानी कि जो जिस काम में काम कर रहा था वो प्रॉस्पर करे. और इसी ये जो एक्सपीरियंस थे इसी के करके वो एक वाइज और टॉलरेंट और benevolent दयालु रूलर बना. What might have happened in your what might have happened if the Vijayanagar Empire had won the Battle of Telikota? Imagine and describe how it could have changed political and cultural history of the South India. So let us get into it. So अगर Vijayanagar Empire had won Battle of Telikota in 1565, a very important date, it would likely have remained the dominant power in South India for more years. The empire political influence would have expanded. It might have prevented the rise of smaller kingdoms that emerged after its decline. तो मतलब जब विजयनगर एम्पायर अगर बैटल ऑफ टेलिकोटा जीत जाता, सो लाइक वो डोमिनेंट पावर रहता साउथ में और ईयर्स के लिए, है ना, क्योंकि तब तो वो हट गया. एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो और बढ़ता एम्पायर का. और जितने भी छोटे मोटे जो एम्पायर्स या किंगडम कह लो, वो उसके बाद आए, है ना. बैटल ऑफ टेलिको विजयनगर एम्पायर के बाद आए, बैटल ऑफ टेलिकोटा के बाद आए, वो होते नहीं. Plus, economically, trade and commerce could have done more, have continued to flourish under a strong and stable government. Culturally, the development of temple, literature, music, and art would have received further encouragement. यानी कि अगर हम बात करें कि जो ट्रेड कॉमर्स वगैरह था वो भी और अच्छा होता, और कल्चरली जो मंदिर वगैरह थे, लिटरेचर था, म्यूजिक वगैरह था, आर्ट था, वो भी आगे आगे हम उसको देख पाते. प्लस जो एम्पायर था उसका जो ट्रेडिशन थे, अचीवमेंट्स थे, वो भी आगे आगे इधर उधर फैलते, और मोर सदर्न इंडिया में फैल के और अच्छा होता. और ऐसी विक्ट्री जो लेके आता जो कि आपकी पॉलिटिकली एंड कल्चरल हिस्ट्री रीजन्स में उसको लिखा जाए, उसको माना जाए, लाइक इट वुड हैव बीन सो गुड. लाइक यहाँ पे यही लिखा है, सच अ विक्ट्री कुड हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द रीजन. ऐसी जो जीत है, ये जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री थी उसको चेंज कर देता. Okay. Next is many values promoted by early Sikhism, including equality, seva, and justice, remain relevant today.
Select one of these values and discuss how it remains relevant in contemporary society. I have chosen equality. So equality जो है, equality is one of the most important values taught by early Sikhism. It emphasized that human beings are equal regardless of caste, religion, gender और social status. मतलब कि जो इक्वालिटी है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैल्यू है जो सिखिज्म ने सिखाई। ठीक है, वो इससे ज़्यादा जोर देता है कि हम किसी को भी धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, गोत्र के नाम पे, उसके जेंडर के नाम पे कि वो मेल है या फीमेल है, या उसका सोशल स्टेटस के नाम पे कि भैया उसके साथ पास ज़्यादा पैसे हैं, कम पैसे हैं, उसके हिसाब में, उसके मद्देनजर रखते हैं भेदभाव ना करें। ठीक है, the value remains highly relevant in modern society because discrimination and inequality still exist in many forms. तो ये अभी भी मॉडर्न सोसाइटी में है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हम ऐसे करते हैं कि अरे वो ऐसा है और ये तो ऐसा है ना, ऊंच नीच टाइप्स, और जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी बहुत बहुत तरह में आज की मॉडर्न सोसाइटी में अभी भी है। Promoting equality helps create a fair and inclusive environment where everyone receives equal opportunity in education, employment and public life. जब हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, तो एक आपका एक फेयर, एक पूरा इक्वल चांस, एक इन्वायरमेंट बनाता है जिसमें सबको इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी और पब्लिक लाइफ में भी। लेट्स से कि अगर मैं 10 बच्चे मेरी क्लास पे, उसमें से मैं 2 बच्चों को ही हमेशा लाइक आई गिव देम, लाइक मैं मान लो कि मेरे को कोई जॉब का ऑफर आता है, तो मेरे को लाइक आई मीन कॉलेज और समथिंग प्लेसमेंट देनी मुझे, तो मैं उन 2 को ही पूछ रहा हूँ। तो इट इज नॉट इक्वल, राइट, इट इज इन इक्वालिटी बाकी आर्ट्स के साथ। बट इफ मेरे पास लेट्स से आ रहे हैं सारे ऑफर या और ऑफर आ रहे हैं, मैं सबके पास रखूँ, तो देन दैट इज इक्वालिटी। एंड सेम वे एजुकेशन में भी और पब्लिक लाइफ में भी, जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में भी, इनइक्वालिटी बहुत जगहों में होती है। दीज आर टू जस्ट एग्जांपल जो कि इनइक्वालिटी के हैं, जैसे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बट और भी आप देख सकते हो, राइट। It encourages mutual respect and strengthens social harmony. By practicing equality, society can become more just, peaceful and united. और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी के साथ चलते हैं, तो सोसाइटी क्या है, वो मोर जस्ट, यानी कि एकदम लाइक जस्टिस के साथ होती है एंड पीसफुल होती है, मतलब शांति भरी होती है और यूनाइटेड भी रहती है। ठीक है, एक साथ रहती है। Imagine you are a trader in port city, Surat, Calicut or Hooghly. Describe the scene you see as regards goods, people you trade with, movement of ship. तो मतलब कि एज हम कोस्टल उसमें हैं, पोर्ट पे हैं, पोर्ट सिटी में हैं, तो हमें अपना एज एन एक्सपीरियंस ही डिस्क्राइब करना है ना, प्लस हमें ये भी देखना है कि जो सीन्स हैं रिगार्डिंग उस सब के चीज़ों के, ठीक है, वो कैसे हैं, लाइक गुड्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमें बतानी। ठीक है, तो वी हैव टू सी दैट ईच एंड एवरीथिंग। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़। या, so I am the trader and I am a trader in the busy port of Surat. Every day the harbour is filled with ships arriving from different parts of Asia, Africa, Europe. Sailor, merchant and traveller from the countries crowd the docks, creating a lively atmosphere. तो मतलब मैंने बोला है कि यहाँ पे जो है, हर दिन हार्बर जो है बहुत शिप से भरा रहता है, हर दिन कोई ना कोई नई शिप आती है जो कि एशिया, अफ्रीका या यूरोप के पार्ट से आती है ज़्यादातर। और जो सेलर्स हैं, यानी कि जो सेल कर रहे हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से डॉक में आते हैं, यानी कि पोर्ट पे आते हैं। और बहुत ही क्राउडेड माहौल रहता है जो कि एक लाइवली आपका एटमोसफेयर भी बनाता है। The markets are full of valuable goods such as spices, silk, cotton, textile, precious stones, ivory, perfumes, and I trade with merchants from Arabia, Persia, China, Europe, and different languages can be heard everywhere as study or negotiate prices and exchange goods. तो जो मार्केट है वो भी अतरंगी अच्छे अच्छे और वैल्यूएबल गुड्स के साथ भरी हुई है, जैसे स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सारी चीज़ों के साथ है। और जो भी ट्रेडिंग होती है वो मर्चेंट्स के साथ, वो अरब अरब से, अरेबिया, पर्शिया से, है ना, चाइना, यूरोप, इन सारी जगहों से होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लोग ट्रेड करने आ रहे हैं। और इतने इतने अलग अलग जगहों से लोग ट्रेड करने आ रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग लैंग्वेज ही बोलेंगे, सेम लैंग्वेज तो बोलेंगे नहीं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस भी सुन रही होती हैं हमें, क्यों, क्योंकि सारे लोग निगोशिएट कर रहे होते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्राइस अपना सामान बेचना चाहते हैं वो लोग, अ, है ना। और जो उसको खरीदना है वो भी कम से कम दाम में खरीदना चाहता है, दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज। एंड लार्ज शिप आर constantly loading and unloading. Workers carry good to warehouse while officials supervise trade activity and collect taxes.
The port is a center of economic activity and cultural exchange where people from different backgrounds meet and interact. The bustling harbor reflects to the prosperity and importance of maritime trade during this period. मतलब कि ये जो सारा था कि कार्गो का जो लोडिंग अनलोडिंग चलता ही रहता है शिप्स का, जो वर्कर है, जो लेबरर्स हैं, वो सामान लेके वो उधर लेके जाते हैं वेयर हाउस में या जहाँ पे भी रखे सामान, और जो उनके हेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो देखते हैं ट्रेड एक्टिविटीज़ और जो टैक्सेस वगैरह उसे कलेक्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ें। और जो पोर्ट है एक काइंड ऑफ सेंटर है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का, यहाँ पे सारी इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। एक ट्रेडिंग वगैरह के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो टाइम ऑफ टाइप पार्ट ऑफ अ कल्चर एक्सचेंज दिस थिंग। एंड यहाँ पे बहुत अलग अलग रीजन से अलग अलग डिफरेंट लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड जो है वो मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। और जो हार्बर है ना, ये एक आपकी प्रॉस्पेरिटी रिफ्लेक्ट करता है, और ये मैरीटाइम ट्रेड यानी कि जो पानी से जो ट्रेड हो रहा है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम के पीरियड में। ठीक है गाइस, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म करता हूँ मैं आज। Right, this was the last bit of this chapter, and this was it, reshaping Indian political map. Okay, we have done like about episode 1 to how many, 1 to 15 I guess. Yeah, this will be 15, so 1 to 15 episodes, right? So don't forget to watch and do subscribe, please. Yeah, I'm telling you this now, I haven't told in first chapter, तो इसीलिए जिन्होंने यहाँ तक बनाया है, so please don't forget to watch all video, all lectures of this chapter, and do subscribe. All right, चैप्टर की स्पेलिंग थोड़ी ऐसी वैसी हो गई है ना। चैप्टर, ठीक है। तो एपिसोड 1 टू 15 है, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने इसको हर दिन में रख दिया है कि लाइक डेली 9 o'clock में शायद इसका टाइमिंग फिक्स हो चुकी होगी जब तक ये बन रही है वीडियो। मेरे ख्याल से एक आधे एपिसोड में डाल दूंगा, तो maybe I'll put it as daily only. So we'll see, and I'll let you all know. आगे हम जो भी चैप्टर करेंगे वो भी इसके बाद में आ जाएगा. Till then, do complete your chapter, and I'll meet you with another chapter very soon. Till then, goodbye. Be happy and do complete your learning and your work. Bye bye, you all.